हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आइलर्स बैच में आपका स्वागत है। आज से हम लोग रियल नंबर्स पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में टोटल 2 एक्सरसाइजेस हैं। अगर आपको पहला एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट समझने होंगे। पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दूसरा कॉन्सेप्ट है कंपोजिट नंबर और तीसरा कॉन्सेप्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आप ये 3 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले आएंगे। और वहीं अगर आपको सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर्स। आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक्स को समझेंगे और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, मैं श्योर हूँ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लीज इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। सपोज करिए आपके पास एक नंबर है 140। तो ये थ्योरम कहता है कि आप 140 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाएंगे। देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। मैं 140 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा 70 टाइम्स में, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 35 टाइम्स में, फिर ये 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में, और ये 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो 140 जो है इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो आप देख सकते हैं मैंने 140 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। मैंने क्या किया, 140 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो यही ये थ्योरम कहना चाहता है कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 बार है तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। इस तरह से भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार मैं ले रहा हूँ 234। देखते हैं इसके ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक काम करेगा कि नहीं। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं ताकि आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो बस इन्हीं नंबर से डिवाइड करें। ठीक है, आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 234 पे काम करेगा कि नहीं। मैं क्या करूँगा, 234 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 1 1 और 7 बार में। ठीक है, अब ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो मैं फिर 3 से डिवाइड करूँगा, है ना। तो जब मैं इसे 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, फिर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब ये सीधे 13 से डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13। तो मैंने क्या किया, मैंने 234 को लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, यानी मैंने 234 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 1, 3 2 बार है तो 3 का पावर 2, 13 एक बार है तो 13 का पावर 1। ठीक है, यानी आप किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 3 क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए थर्ड एग्जांपल में मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 2717। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप वीडियो को पॉज करके इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा, और 99% चांस है कि आपने इसका फैक्टराइजेशन करने में बहुत समय लगाया होगा या फिर आपसे हुआ भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए करते कैसे हैं, मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। 2717 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है,
मुझे मालूम है आपको क्या दिक्कत आ रही होगी, आपको ऐसे नंबर्स नहीं मिल रहे होंगे जो इसको डिवाइड कर दें। सही बात है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, करके देख लीजिएगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 से तो ऑब्वियस से बात है नहीं होगा। ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, करके देख लीजिएगा। ये जो नंबर है ना, वो सीधे 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा। 11 2 ज़ा 22, 5 और 1 मिलके 11 4 ज़ा 44, और फिर 7 7 मिलके 11 7 ज़ा 77। ठीक है। तो यानी ये नंबर जो है वो सीधे 11 से डिवाइड हो रहा है। कई लोग क्या कर रहे होंगे, कई लोग पहले 2 से ट्राई किए होंगे, फिर 5 से किए होंगे, फिर 13 से किए होंगे, ऐसे ऊट पटांग नंबर से किए होंगे। लेकिन आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है, आपको लाइन बाय लाइन चलना है। सबसे पहले 2 से चेक करिए, फिर 3 से चेक करिए, नहीं हो रहा है तो फिर 5 से चेक करिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर 7 से चेक करिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तब 11 पे जाइए। अगर 11 से भी नहीं होता तो फिर आप 13 से ट्राई करते। बात समझ में आ रही है? अब मैं देखूंगा कि 247 इनमें से कौन से नंबर से डिवाइड होगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। ये नंबर सीधे 13 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो 13 1 ज़ा 13, 13 9 ज़ा 117। तो आप देख रहे हैं, अगर आप सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अगर आप एक भी जंप लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप ढूंढते रह जाएंगे, एग्जाम में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आपसे डिवीजन नहीं होगा। आप ही सोचिए, ये सब काम आप छोटे क्लासेस में भी किए होंगे। अब अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो क्या वो ऐसा नंबर देगा जो बहुत आसानी से डिवाइड हो जाए? बिल्कुल नहीं देगा। वो ऐसा नंबर यहाँ पे रखेगा जो आसानी से डिवाइड नहीं होगा। तो आप चेक कैसे करेंगे? आप लाइन बाय लाइन आगे बढ़ेंगे और आपको 50 तक के प्राइम नंबर्स कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है। और देखिए, ये जो नंबर है 19, ये खुद प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो 19 1 ज़ा 19, और इस प्रकार से 2717 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगा, जो कि है 11 इंटू 13 इंटू 19। यही हमारा आंसर है। ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको लाइन बाय लाइन आगे बढ़ना है, जंप नहीं लेना है। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा जो पक्का आसानी से डिवाइड नहीं होगा। उस केस में आपको लाइन बाय लाइन आगे बढ़ना है, डिवीजन करते हुए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जो मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, इसको करने का एक तरीका और है, या कहें एक रिप्रेजेंटेशन और है। चलिए उस रिप्रेजेंटेशन को भी समझ लेते हैं। अब देखिए, सेकंड मेथड में मैं एक आपको नंबर दे रहा हूँ। ठीक है। इसको पहले मैं करके दिखाऊंगा, बाकी आप ट्राई करिएगा बाद में। मैं आपको दे रहा हूँ नंबर 7429। ठीक है। हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। इसको ट्री डायग्राम भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7429। मुझे बताइए, ये जो 7429 है, ये किस नंबर से कटेगा? आप चेक करिएगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है। ये जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। ये सीधे 17 से डिवाइड होगा। तो जब आप इसे 17 से डिवाइड करेंगे, आप रफ कॉपी में करिएगा डिवीजन। आपका जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 437। यानी जब आप इस नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये भी आपको आना चाहिए। अब 437 बताइए किससे डिवाइड होगा? फिर वही तरीका, लाइन बाय लाइन आगे बढ़ेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा आप। 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, ये सीधे 19 से डिवाइड होगा। तो जब आप यहाँ पे 19 लिखेंगे और डिवीजन करेंगे तो 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57। ठीक है। और जैसे ही आपको यहाँ पे एक प्राइम नंबर मिलेगा, आप रुक जाएंगे। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस नंबर को 19 से डिवाइड किया तो हमें एक प्राइम नंबर मिल गया। और जैसे ही आपको प्राइम नंबर मिले, तुरंत रुक जाइए। यही आपका 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसे अगर आप लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 7429 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने 17 से डिवीजन किया था तो यहाँ पे मैं 17 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई, फिर आपको 19 से डिवीजन करना पड़ा था, यहाँ पे मैं 19 लिखूंगा, और आपको लास्ट में प्राइम नंबर क्या मिला था? 23 मिला था।
तो मैं इंटू 23 भी लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? आप एक चीज नोटिस करिए, जब आप इस वाले नंबर को इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। जब आप इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अभी मैं वो करवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए, आपके सामने मैं एक और एग्जाम्पल रख रहा हूँ। इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 13915 का। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। 13915 है। इसको मैं सबसे पहले 5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, ये 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, करके देख लीजिएगा, 2783। करके देख लीजिएगा डिवीजन। ठीक है, जब आप डिवीजन करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब आप सोचिए ये नंबर किससे डिवाइड होगा। 2 से तो ऑब्वियस बात नहीं होगा, 3 से भी चेक कर लीजिएगा नहीं होगा, 5 तो है नहीं आखिरी में, तो इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, ये सीधे 11 से डिवाइड होगा। तो जब आप इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 253। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 253। ठीक है, अब 253 जो है ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, और 11 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 3, 23। और क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, इसके आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या मिला, 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 लिख दिया, फिर आपने 11 से किया तो 11 लिख दिया, फिर आपने 11 से किया तो 11 लिख दिया, और लास्ट में 23 प्राइम नंबर बच गया था तो उसको भी हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 2 इंटू 23 का पावर 1। और फिर से मैं एक बात दोहराता हूँ कि जब आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। जब आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। और जब आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। अब देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक खाली स्थान है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक खाली स्थान है, और यहाँ पे भी खाली स्थान है। आपको इन खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ वाला नंबर आ जाता है। तो जब आप 11 को 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 11 को 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 143। पहला ब्लैंक भर गया। उसी प्रकार जब आप 7 को 143 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग 7 को 143 में मल्टीप्लाई कर देंगे, करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1001। और जब आप इस 2 को 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा, है ना। जब आप इस 2 को 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 2002। ठीक है, आपको नंबर क्या मिलेगा, 2002। और यहाँ पे आपको क्या मिला था, 1001। क्लियर है? तो आपको तीनों आंसर मिल चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी आप ट्री डायग्राम का फैक्टराइजेशन करते हैं, ट्री डायग्राम की मदद से अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस वाले नंबर को अगर आप इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। इस वाले नंबर को जब आप इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। इस वाले नंबर को जब आप इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला नंबर आ जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर बताइएगा। कठिन नंबर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये भी क्वेश्चन जो है किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग अपने सेकंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट है विच नंबर एंड्स विथ डिजिट जीरो। किस नंबर के अंत में जीरो आता है। ठीक है, हम लोग ये समझेंगे। तो किसी भी नंबर के अंत में जीरो तभी आता है जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी हो और 5 भी हो। किसी नंबर के अंत में जीरो तभी आएगा जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी मौजूद हो और 5 भी मौजूद हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो सबसे पहले मैं नंबर ले रहा हूँ 140। आप देख सकते हैं इस नंबर के अंत में 0 है। तो इस नंबर के अगर अंत में 0 है तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 पक्का होगा। चलिए देखते हैं होगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने आ रहा हूँ। सबसे पहले ये ऑब्वियस सी बात है 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 40, फिर 0 लगा देंगे। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 35 टाइम्स में, है ना। फिर ये डिवाइड होगा 5 से, कितनी बार में, 7 बार में। फिर ये डिवाइड होगा 7 से 1 बार में। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि 140 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिल रहा है, 2 इंटू 5 तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया मुझे क्या मिल रहा है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, है ना। क्योंकि इस नंबर के अंत में 0 है इसीलिए इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों मौजूद हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 250। ठीक है, तो मैं सबसे पहले 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा और क्योंकि इस नंबर के अंत में 0 है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं आएगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 25 बार में। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो 250 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या मिला, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों के दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर के अंत में 0 तभी होता है जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी मौजूद हो, 5 भी मौजूद हो। दोनों अगर मौजूद होंगे तभी उस नंबर के अंत में 0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, आपको पता करना है इस नंबर के अंत में 0 आएगा कि नहीं। इस नंबर के अंत में 0 आएगा कि नहीं। ठीक है, जैसे आप 15 का पावर n कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा। इस नंबर के अंत में 0 होगा कि नहीं। आप 15 का पावर n कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा। इस नंबर के अंत में 0 होगा कि नहीं, यही हमें पता करना है। ठीक है, अब देखिएगा सोल्यूशन। मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी नंबर के अंत में 0 तभी आता है जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी मौजूद हो, 5 भी मौजूद हो। तो हम लोग इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 15 के पावर n का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है मैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा ये 1 बार में। यानी 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 इंटू 3। लेकिन हमें 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी ना चाहिए, हमें इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। और इस नंबर में 15 के ऊपर पावर n लगा है। इस नंबर में 15 के ऊपर पावर n लगा है, यानी हमें इसके ऊपर पावर n लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15 और जस्ट इसके ऊपर पावर n लगा दूंगा। ठीक है, बीच में इक्वल का साइन है तो इक्वल लगाएंगे। मैंने क्या किया, इस नंबर के ऊपर पावर n लगा दिया क्योंकि हमें इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था। तो आपने क्या किया, इस नंबर के ऊपर पावर n लगा दिया। अब बेचारे ये दोनों कहेंगे हमारे साथ तो बेईमानी हो गई, आपने इनके ऊपर तो पावर n लगा दिया, हमारे ऊपर क्यों नहीं लगाया। तो ताकि बेईमानी ना हो इनके ऊपर भी पावर n लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अब इन सबका पावर n। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा भी एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा है तो ये जो पावर है वो 5 के ऊपर भी चला जाएगा, 3 के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 15 का पावर n इज इक्वल्स टू 5 का पावर n इंटू 3 का पावर n। मतलब ये जो पावर n है वो 5 के पास भी गया, 3 के पास भी गया। ठीक है, यानी हमने 15 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। हमने इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है और इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो है, 2 नहीं है।
आप देख सकते हैं 5 तो है, 3 भी है, 2 नहीं है। मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर के अंत में 0 तभी आएगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी हो, 2 भी हो। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं लिखूंगा सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 टू द पावर n does not contain 2, therefore 15 to the power n does not end with digit 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं है, इसीलिए ये नंबर के अंत में 0 नहीं आएगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, किसी भी नंबर के अंत में 0 तभी आता है जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी हो, 5 भी हो। लेकिन इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो है, 2 नहीं है। इसका मतलब इस नंबर के अंत में 0 नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या 3 के पावर n में लास्ट में 0 आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा 3 के पावर n में लास्ट में 0 आएगा नहीं आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग अपने सेकंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है कंपोजिट नंबर्स। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आपने इस कॉन्सेप्ट को भी छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर किसी नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अगर किसी नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 12। 12 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा डिवाइड, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और खुद 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी ये जो 12 है 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये 6 के 6 नंबर्स पता है फैक्टर्स कहलाते हैं। ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सब पता है क्या है? फैक्टर्स हैं। इन्हें आप क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे। ठीक है, जो भी नंबर 12 को डिवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। तो 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी फैक्टर है। अब मुझे बताइए ये नंबर कंपोजिट होगा कि नहीं? अभी मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी नंबर के पास अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट कहलाता है। इसके पास तो टोटल 6 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब 12 जो है वो कंपोजिट नंबर्स है। 12 इज कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। 12 जो है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। 12 इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है कि नहीं बताइए? अब चलिए एक और नंबर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ 9। तो 9 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और खुद 9 से भी हो जाएगा। तो इस 9 के पास टोटल 3 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट होगा क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स तो हैं ही। यानी 9 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं लेता हूँ 7। 7 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा और खुद 7 से भी होगा। क्या कोई और ऐसा नंबर है जो 7 को डिवाइड कर देगा? आपको नहीं मिलेंगे ऐसे नंबर्स जो 7 को डिवाइड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर्स हैं जो 7 को डिवाइड करेंगे। यानी इस 7 के पास टोटल 2 ही फैक्टर्स मौजूद हैं। तो अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो कंपोजिट कहलाते हैं, लेकिन इसके पास तो 2 ही फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा तो है नहीं। इसका मतलब ये कंपोजिट नहीं है। 7 इज नॉट कंपोजिट। मैं लिखूंगा इट इज नॉट कंपोजिट, कंपोजिट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन आप लोग कह रहे होंगे अरे ये सब तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, फिर भी आप पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है आप पहले से जानते हैं, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा था। बताना मुझे कुछ और है। बहुत ध्यान से अ, एक नोट लिखिएगा। नोट ये है, एवरी नंबर हैज 2 फैक्टर्स। एवरी नंबर हैव 2 फैक्टर्स। किसी भी नंबर के पास 2 फैक्टर तो होते ही हैं। आप देख सकते हैं इस नंबर के पास भी 2 फैक्टर्स हैं, इस नंबर के पास भी 2 फैक्टर्स हैं। 9 के पास 1 और 9 नाम का फैक्टर होगा, 7 के पास 1 और 7 नाम का फैक्टर होगा, है ना? तो किसी भी नंबर के पास 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, अब एक नोट और लिखिएगा।
एक नोट और, सेकंड नोट। सपोज करिए आपके पास एक नंबर है 15 और 15 को आप लिख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3, लिख ही सकते हैं। आपके पास एक नंबर है 15, 15 को आप 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर को इस तरीके से लिख पा रहे हैं, अगर आप इस नंबर को इस तरीके से लिख पा रहे हैं, तो ये 5 जो है ये भी फैक्टर होगा और ये जो 3 है वो भी फैक्टर कहलाएगा। क्लियर है? अगर आप किसी नंबर को इस तरीके से लिख पा रहे हैं, तो ये जो 5 है वो भी फैक्टर कहलाएगा और ये जो 3 है वो भी फैक्टर कहलाएगा। अब मुझे बताइए ये नंबर कंपोजिट होगा कि नहीं? अभी मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी नंबर के पास दो फैक्टर तो होते ही हैं, तो इस नंबर के पास भी दो फैक्टर रहे ही होंगे। कौन कौन से? एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा और एक फैक्टर खुद 15 हो जाएगा। सही बात है। और दो फैक्टर हैं इस नंबर के पास, दो और फैक्टर भी हैं 5 और 3, 5 और 3 भी फैक्टर्स हैं, तो टोटल इस नंबर के पास 4 फैक्टर हो गए, यानी ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 15 जो है वो क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है कि नहीं बताइए? तो कंपोजिट नंबर में आपने क्या सीखा कि अगर किसी नंबर के पास दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट होगा। और आपने ये भी जाना कि किसी भी नंबर के पास दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 1 के अलावा। ठीक है, 1 जो है उसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो है खुद 1। बाकी 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सबके पास दो फैक्टर्स तो होंगे ही। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसी लाइन में एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, अदर देन 1। 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनके पास दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और अगर आप किसी नंबर को इस तरीके से लिख पा रहे हैं तो ये 5 भी फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, याद रखिएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है, हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कोई नंबर कंपोजिट कब होगा? जब उसके पास दो से अधिक फैक्टर होंगे, और इस नंबर के पास दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, हमें बस क्या करना है, इस नंबर का एक अलग फैक्टर खोजना होगा। इस नंबर के पास दो फैक्टर होंगे ना, अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर के पास दो फैक्टर तो होते ही हैं। हमें बस क्या करना होगा, इस नंबर का कोई एक और फैक्टर खोजना होगा, तो दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट बोल पाएंगे कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, बीच में प्लस, फिर 7। सही है। अब ये जो प्लस है ना, इसके पहले वाला एक टर्म होता है और इसके बाद वाला एक टर्म होता है। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स हैं? एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दो टर्म्स हैं। प्लस के पहले वाला एक टर्म होता है, प्लस के बाद वाला दूसरा टर्म होता है। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? 7 कॉमन है दोनों में ही, तो हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ कॉमन लेना आपको आता होगा। 7 जैसे ही कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपने क्या किया, इस टर्म में से 7 हटा लिया है, तो 3 इंटू 5 बचेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 इंटू 5, बीच में प्लस का साइन। अरे भाई ये जो प्लस का साइन है वो तो रहेगा ही ना। और यहाँ से आपने अगर 7 हटा लिया है तो सबका मालिक एक बच जाएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। अगर आपने यहाँ से 7 हटा लिया है तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आपने इस नंबर को 7 मल्टीप्लाई बाई इस तरह से लिख दिया, तो ये जो 7 है वो क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ से 7 इज अ फैक्टर। क्लियर है कि नहीं बताइए? आपने इस नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है, तो ये जो नंबर है वो फैक्टर हो जाएगा, यानी 7 जो है वो इस नंबर का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, तो इस नंबर के पास अब टोटल 3 फैक्टर तो कम से कम होंगे, है ना? दो फैक्टर तो हर नंबर के पास होते हैं, इस नंबर के पास भी दो फैक्टर रहे होंगे, और हमें एक और एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया, वो है 7, यानी अब इसके पास टोटल 3 फैक्टर आ गए, तो फिर ये एक कंपोजिट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 is composite because it has more than two factors। क्लियर है कि नहीं बताइए? आपने क्या किया,
इस नंबर को एज इट इज लिखा, फिर आपने देखा 7 तो कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने 7 कॉमन लिया आपको ये मिला। और मैंने भी रहा था कि अगर आप किसी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें तो उनमें से एक नंबर फैक्टर हो जाता है। हमें इस नंबर के एक और फैक्टर मिल गए, यानी इस नंबर के पास पहले से दो फैक्टर थे, हमें एक फैक्टर और मिल गया, यानी अब टोटल 3 फैक्टर मिल गए। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, और अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये नंबर फिर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। सिंपल। अब हम लोग आज के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये टॉपिक, और मैं श्योर हूं कि आपने एलसीएम और एचसीएफ छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। तो तुरंत बताइए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें पहले से ही मालूम होंगी। ठीक है, नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए। अगर आपको ये फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा तो आप एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा एलसीएम में लोवेस्ट है और एचसीएफ में हाईएस्ट है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब हम लोग सबसे पहले दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग तीन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 15 और 36 का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग 15 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए मैं पता क्या करूंगा, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाला हूँ। तो ये 5 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। अब मैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 36। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा 18 बार में, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 9 बार में, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 बार में, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। क्लियर है? यानी 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना बहुत ईजी होता है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में एक ही नंबर कॉमन है, वो है 3। 3 दोनों में है। इस केस में जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे उस केस में एचसीएफ 1 हो जाता है। अगर सपोज करिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता उस केस में एचसीएफ 1 हो जाता। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए खाली कॉमन ढूंढना होता है दोनों में, है ना। अगर कॉमन ना मिले तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में 3 जो था वो दोनों में था, इसलिए एचसीएफ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कौन कौन से नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त आया है 5, 3 और 2, है ना। आप देख सकते हैं 5 आया है, 3 आया है और 2 आया है। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ यही तीन नंबर्स आए हैं। अब मुझे बताइए 5 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है। इसमें तो 5 आया ही नहीं है। 5 सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया है एक बार। ठीक है, तो 5 मैं एक बार लिख दूंगा यहाँ पे, ऐसे बीच में मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर है कि नहीं? 5 का काम खत्म हो गया। अब मैं देखूंगा 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है। यहाँ पे 3 दो बार आया है, यहाँ पे 3 एक बार आया है। ठीक है, तो 3 सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया है, दो बार आया है, तो मैं दो बार 3 लिखूंगा। ठीक है, तो मैं दो बार 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई। अब मैं देखूंगा सबसे ज्यादा बार 2 कहाँ पे आया है। यहाँ पे तो 2 आया ही नहीं है, यहाँ पे 2 आया है दो बार, तो मैं क्या करूंगा, दो बार 2 लिख दूंगा। ठीक है, और इन सारे नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो जैसे ही मैं इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा हमारा आंसर आ जाएगा 118। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे दो नंबर्स का। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग और करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम लोग 90 और 144 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना, जो कि बहुत ईजी होता है। तो 90 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से 45 बार में, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 बार में। ठीक है, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। अब मैं 144 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा।
तो 144 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार में, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 36 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 18 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 9 बार में, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 बार में, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। तो 90 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें क्या मिला, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और वहीं 144 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग खाली कॉमन ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक तो यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे एक 3 कॉमन है, और यहाँ पे एक 3 कॉमन है। क्लियर है? तो मैं 2 लिखूंगा, 2 बार 3 कॉमन है तो 3 2 बार लिखूंगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 18 जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले 2 कॉमन था, 2 मैंने लिख दिया, फिर 3 कॉमन था, 3 मैंने लिख दिया, फिर 3 कॉमन था, फिर मैंने 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया तो 18 आंसर आ गया। और सबसे ट्रिकी काम हम लोग करने आ रहे हैं, हम लोग एलसीएम निकालने आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, एलसीएम निकालते वक्त देखिएगा कौन कौन से नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हैं। 2 आया है, 5 आया है, 3 आया है, यही 3 नंबर आए हैं दोनों में, है ना। क्या क्या आए हैं नंबर्स, 2 आया है, 5 आया है और 3 आया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है, यहाँ पे 2 एक बार आया है, यहाँ पे 4 बार आया है, तो हम लोग 4 बार वाला लिख देंगे, ठीक है, 4 बार 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई। अब मैं देखूंगा सबसे ज्यादा बार 5 कहाँ पे आया है, यहाँ पे 5 एक बार आया है और यहाँ पे 5 आया ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया है तो मैं एक बार 5 लिख दूंगा, तो इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। अब देखिए सबसे ज्यादा बार 3 कहाँ पे आया है, यहाँ पे 3 2 बार आया है, यहाँ पे भी 3 2 बार आया है, बात समझाई, यहाँ पे भी 3 2 बार आया है, यहाँ पे भी 3 2 बार आया है, कोई सा भी लिख दीजिए क्योंकि दोनों जगह सेम नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। यहाँ पे भी अगर 2 ही बार आया है और यहाँ पे भी 2 ही बार आया है तो कहीं वाला लिख दीजिए। मैं चलिए यहाँ वाला लिख देता हूँ, तो मैं कितनी बार 3 लिखूंगा, 2 बार, 3 इंटू 3, ठीक है। तो जैसे ही मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा हमारा आंसर आएगा 720, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 720 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग 7 और 9 का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 7 बस 7 से डिवाइड होगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। फिर मैं 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है तो ये पहले 3 से डिवाइड होगा 3 बार में, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 बार में, तो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 निकला, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 निकला। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। इस केस में कुछ भी कॉमन नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन होता है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त कौन कौन से नंबर्स आए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त 7 आया था और 3 आया था, दो ही नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त, 7 और 3। अब मैं देखूंगा 7 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है, यहाँ पे तो 7 आया नहीं है, यहाँ पे आया है एक बार, तो एक बार मैं 7 लिख दूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई। फिर मैं देखूंगा 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे तो 3 आया नहीं है, यहाँ पे 3 2 बार आया है, तो मैं 2 बार 3 लिख दूंगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमारा निकल गया है। तो दो नंबर्स का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला एग्जांपल, तो सबसे पहले हम लोग 24, 15 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, जो कि हो जाएगा 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, क्लियर है। फिर मैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो ये 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, है ना। फिर मैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3,
15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 3 इंटू 5। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालते वक्त क्या ध्यान देते हैं हम लोग? तीनों में कॉमन क्या है? तो आप देख सकते हैं 3 तीनों में ही कॉमन है ना? 3 जो है वो तीनों में ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे एलसीएम। सेम तरीका है एलसीएम निकालने का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। तो 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। यही 3 नंबर्स आए हैं। कौन कौन से? 2, 3 और 5। तो सबसे पहले मैं देखूंगा 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है। यहाँ पे 3 बार आया है, यहाँ पे तो आया ही नहीं है, और यहाँ पे 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया है 3 बार, तो मैं 3 बार 2 लिख दूंगा। ठीक है, एलसीएम निकालना ही टफ काम होता है। मल्टीप्लाई बाय, अब मैं देखूंगा 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है। यहाँ पे 3 एक बार आया है, यहाँ पे 3 एक बार आया है, यहाँ पे 3 2 बार आया है, तो मैं 2 बार 3 लिख दूंगा। ठीक है, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं देखूंगा सबसे ज्यादा बार 5 कहाँ पे आया है। तो 5 यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। 5 एक ही बार आया है यहाँ पे, तो एक बार मैं 5 लिख दूंगा। ठीक है, तो इंटू 5, तो 5 9 ज़ा 45, 45 8 ज़ा 360। ठीक है, जब भी आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 360 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल और करते हैं। अब हमें 40, 36 और 126 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मैं 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। 2 से ये 20 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 10 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 5 बार में कटेगा, फिर 5 से ये 1 बार में कटेगा। ठीक है, अब मैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। तो 2 से ये 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब मैं 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। ठीक है, 2 से ये 6 बार में, 3 बार में, फिर 3 से ये 2 बार में, 1 बार में, फिर 3 से ये 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आप एक चीज़ नोटिस करिए, इस नंबर के एंड में 0 है और इसीलिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है ना? अब मैं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा, जो कि है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा, जो कि है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। फिर मैं निकालूंगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए तीनों में हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। पहली बात तो तीनों में 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तीनों में 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए HCF हमारा 2 हो जाएगा। अब हम लोग LCM निकालेंगे, जो कि सबसे टफ काम होता है। ठीक है, इसी में लोग बच्चे गलती करते हैं। मैं जब भी बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ तो जनरली लोग इसी में गलती करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त कौन कौन से नंबर्स आए हैं? 2 आया है, 5 आया है, 3 आया है और 7 आया है। यही नंबर्स आए हैं। कौन कौन से? 2, 5, 3 और 7। तो सबसे ज़्यादा बार 2 कहाँ पे आया है? 2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया है, 3 बार। मैं 3 बार 2 लिख दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। सबसे ज़्यादा बार 5 कहाँ पे आया है? यहाँ पे 5 एक बार आया है, बाकी कहीं भी आया नहीं है 5, तो मैं एक बार 5 लिख दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब मैं देखूंगा सबसे ज़्यादा बार 3 कहाँ पे आया है। 3 यहाँ पे तो आया ही नहीं है, यहाँ पे 2 बार आया है और यहाँ पे भी 2 बार आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर 2 बार आया है तो कोई सा वाला भी लिख दीजिए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ वाला 3 और 3 ले लेता हूँ, तो 3 इंटू 3। ठीक है, इंटू, फिर मैं देखूंगा 7 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे आया है। 7 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया है, तो इंटू 7। ठीक है, तो जब आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 आपका आंसर आएगा। तो यही आपका HCF और LCM है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लोग LCM और HCF से रिलेटेड एक फॉर्मूला देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में मात्र एक ही फॉर्मूला है, तो प्लीज इसे अच्छे से रट लीजिएगा। फॉर्मूला है, HCF को जब आप LCM में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये A इंटू बी के इक्वल हो जाता है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि A और B क्या है? तो A और B वो दो नंबर्स हैं जिनका आपने HCF और LCM निकाला है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपने कुछ देर पहले 15 और 36 का LCM और HCF निकाला था,
जब आपने 15 और 36 का एचसीएफ निकाला था तो ये आया था 3 और एलसीएम क्या आया था 180। वापस नहीं निकलवाऊंगा क्योंकि जस्ट कुछ देर पहले मैंने इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकलवाया था। ठीक है, वापस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इस फॉर्मूले का यूज समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, फॉर्मूला कहता है कि जब आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ जो है वो 3 आया था, तो मैं इस एचसीएफ की जगह 3 लिखूंगा। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो 180 आया था, तो यहाँ पे मैं 180 लिखूंगा इज इक्वल्स टू। अब ये ए और बी क्या है, ये जो ए है ना वो फर्स्ट नंबर है और ये जो बी है ना वो सेकंड नंबर है। यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 15 और बी की वैल्यू क्या हो गई 36। क्लियर है? तो जब आप 3 को 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 540 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में फॉर्मूले का वेरिफिकेशन भी हो गया है ना, इस एग्जाम्पल की मदद से। मैं आपको यही समझाना चाहता था, ये ए और बी जो है वो एक्चुअली में आपके नंबर्स हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देने आ रहा हूँ। इस नोट को बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। नोट ये है, एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ वो डिवाइड करता है एलसीएम को। एचसीएफ डिवाइड एलसीएम, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एचसीएफ जो है वो एलसीएम को डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं एचसीएफ 3 है, एलसीएम 180 है। ये जो 3 है ना वो 180 को पक्का डिवाइड करेगा। इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एचसीएफ इफ द एलसीएम इज 36। कह रहा है इन चारों में से कौन सा एचसीएफ होगा अगर किसी दो नंबर का एलसीएम 36 है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें एलसीएम क्या गिवन है 36 गिवन है और आपसे पूछ रहा है एचसीएफ। अब कुछ लोग यहीं अब भाग जाएंगे, कहेंगे कि भाई दो नंबर्स दिए ही नहीं है तो उनका एचसीएफ निकालें कैसे। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को डिवाइड करता है। तो अगर एचसीएफ 37 होता तो फिर ये 36 को डिवाइड करता है, यानी एलसीएम को डिवाइड करता है। तो क्या 37 36 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 13 जो है वो 36 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 11 जो है वो 36 यानी एलसीएम को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ 4 ही जो है वो 36 को डिवाइड करेगा। यानी एचसीएफ जो है वो 4 हो सकता है। क्वेश्चन में यही पूछा था, इन चारों में से कौन सा एचसीएफ हो सकता है अगर एलसीएम 36 है तो क्योंकि ये तीन नंबर्स जो थे वो एलसीएम को डिवाइड ही नहीं कर रहे थे, वहीं 4 जो है वो एलसीएम को डिवाइड कर रहा था, इसका मतलब एचसीएफ जो है वो 4 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर 4 हो जाएगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं फॉर्मूले पे बेस्ड। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज 9696, फाइंड एचसीएफ। इन दो नंबर्स का हमें एलसीएम दिया है, कह रहा है एचसीएफ निकालिए। तो देखिए बहुत इजी है, हमें एलसीएम दिया हुआ है कितना 9696, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है वो फर्स्ट नंबर होता है यानी ए होता है, तो ए की वैल्यू हमें 96 गिवन है। और ये जो होता है वो सेकंड नंबर होता है यानी बी की वैल्यू हमें 404 गिवन है। क्लियर है? अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था कि एचसीएफ को अगर हम लोग एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्चुअली में ए इंटू बी के इक्वल हो जाता है। एचसीएफ तो हमें पता ही नहीं है तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम हमें पता है, एलसीएम कितना है 9696, तो यहाँ पे आ जाएगा 9696 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें 96 गिवन है, बी की वैल्यू हमें 404 गिवन है। अब इस 9696 को अगर उधर भेज दें ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एच सी एफ इज इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई बाई 404 डिवाइडेड बाई 9696।
तो 96 से ये 101 बार में कट जाएगा, 101 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आपको मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल करना भी सिखा दिया कि अगर किसी दो नंबर का एलसीएम गिवन है तो फॉर्मूले की मदद से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस केस में हमें दो नंबर्स का एचसीएफ गिवन है, हमें एलसीएम निकालना है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। हमें एचसीएफ क्या गिवन है? एचसीएफ हमें 18 गिवन है। ये जो है फर्स्ट नंबर होता है यानी ए होता है, तो ए की वैल्यू हमें 90 गिवन है। ये जो होता है सेकंड नंबर होता है यानी बी की वैल्यू हमें 144 गिवन है। हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमें नहीं पता। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूले का इस्तेमाल। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए इंटू बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा 18 दिया हुआ है, एलसीएम हमें पता ही नहीं है। ए की वैल्यू 90 हमें गिवन है, बी की वैल्यू 144 हमें गिवन है। हम लोग इस 18 को उस साइड भेज देंगे ताकि ये डिवाइड में चला जाए। ये हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाई 144 डिवाइडेड बाई 18। तो 18 से ये 5 बार में कट जाएगा। जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या आ गया? 720। यही हमारा आंसर है। अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का एप्लीकेशन देखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का यूज समझेंगे। ठीक है, जनरली ये वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शुरू में एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या बताया था? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एल से लोवेस्ट, एच से हाईएस्ट। अगर आपको फुल फॉर्म पता है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542, लीविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15। कह रहा है ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करिए जो इन तीनों को डिवाइड करते वक्त 7, 11 और 15 रिमाइंडर छोड़ दे। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 398 को डिवाइड करे, लेकिन डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 7 बच जाए। 436 को भी डिवाइड करे, लेकिन डिवाइड करते वक्त 11 रिमाइंडर छूट जाए। फिर 542 को भी डिवाइड करे, लेकिन डिवाइड करते वक्त 15 रिमाइंडर बच जाना चाहिए। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि सबसे बड़ा हो और इन तीनों को डिवाइड करते वक्त 7, 11 और 15 रिमाइंडर छोड़ दे। इसका मतलब ये है, ये जो नंबर है वो इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 7 रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दें, अगर आप इस 7 को माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा आपको? 391 मिलेगा। ठीक है, जब आप इस नंबर में ये जो रिमाइंडर है उसे माइनस कर देंगे तो 391 मिलेगा। अब ये जो नंबर है ना वो इसको डिवाइड कर देगा। ये जो नंबर है इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा था, डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर बच जा रहा था। तो अगर ये रिमाइंडर इस नंबर में से हटा दिया जाए, अब ये जो नंबर है वो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। उसी प्रकार ये जो नंबर है वो इसको भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि 11 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो अगर आप इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, तो माइनस करने के बाद आई थिंक ये 425 बचेगा। ठीक है, जब आप इस 11 को 436 में माइनस कर देंगे तो 425 बचेगा। उसी प्रकार अगर आप इस नंबर को इसमें माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा? आपका नंबर जो है वो बचेगा 527। ठीक है, तो जैसे ही आप ये रिमाइंडर्स इन तीनों में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, अब ये जो यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो तीनों को डिवाइड कर देगा। ये जो नंबर है वो अब इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। क्वेश्चन में कुछ और पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था कि इन तीनों को डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर ये बचना चाहिए, ऐसा हमें सबसे बड़ा नंबर खोजना है। तो हमने क्या किया? रिमाइंडर हटा दिया, तीनों में से माइनस कर दिया। यानी अब हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में लार्जेस्ट दिया है और लार्जेस्ट जो है वो एचसीएफ से ही एसोसिएट होता है, यानी हम लोग इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे? 391, 425, 527 का एचसीएफ निकालेंगे।
उसके लिए हमें इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 और 23। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 425 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5, 5 और 17। उसी प्रकार 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 17 इंटू 31। ठीक है, तो 391 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला 17 इंटू 23। 425 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला 5 इंटू 5 इंटू 17। और वहीं 527 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकला 17 इंटू 31। हमें निकालना है एचसीएफ, और इसके लिए हम लोग तीनों में कॉमन ढूंढते हैं। तीनों में एक ही नंबर कॉमन है, वो है 17। 17 तीनों में मौजूद है, एचसीएफ हमारा 17 हो जाएगा। यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, 17 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। लेकिन 17 जब इसको डिवाइड करेगा 7 रिमाइंडर छूट जाएगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो 11 रिमाइंडर छूट जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेगा तो 15 रिमाइंडर छूट जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन आए हैं तो आपको पहले रिमाइंडर माइनस करने होंगे, तब जाके आपको लार्जेस्ट यानी एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की 3 से 4 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कुलर पाथ बना लेंगे। तो ये रहा हमारा सर्कुलर पाथ, ये हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक लड़की है प्रिया, यहाँ पे मैं एक लड़की बना देता हूँ। ये जो लड़की है जिसका नाम प्रिया है, वो कितना टाइम लगाती है इसका एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट लगाती है। ठीक है, 18 मिनट में प्रिया जो है वो इस फील्ड का एक चक्कर लगा लेती है। तो हमें गिवन है प्रिया जो है वो 18 मिनट का टाइम लगाती है। वहीं पे जो रवीश है वो 12 मिनट में इस फील्ड का पूरा चक्कर लगा लेता है। तो एक बच्चा और है यहाँ पे जिसका नाम है रवीश। तो रवीश जो है वो इस फील्ड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगाता है। क्लियर है, कह रहा है क्वेश्चन में सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम और गो इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों के दोनों बच्चे एक ही जगह से एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में। मतलब दोनों के दोनों बच्चे इस साइड दौड़ना शुरू करते हैं। क्योंकि रवीश जो है वो तेज दौड़ रहा है, क्योंकि 12 मिनट में ही ये पूरा चक्कर लगा रहा है एक फील्ड का। वहीं प्रिया जो है जो कि धीमे दौड़ रही है, तो ये एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लगा रही है। कह रहा है कि अगर दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू करें एक ही डायरेक्शन में, कितने मिनट के बाद ये आपस में मिलेंगे एक साथ। ऑब्वियस सी बात है, रवीश तेज दौड़ रहा है तो वो प्रिया से आगे निकल जाएगा। तो जब ये दौड़ना शुरू करेंगे तो रवीश आगे निकल जाएगा और प्रिया पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो कितने समय के बाद, अगर ये दौड़ते ही रहें, कितने समय के बाद आपस में मिलेंगे। अगर ये दौड़ते ही रहें तो कितने समय के बाद ये आपस में मिलेंगे दोबारा। मिलेंगे तो कई बार, है ना, मिलेंगे तो कई बार। अगर ये जिंदगी भर दौड़ते ही रहे इस फील्ड में, मान लीजिए, तो मिलेंगे तो कई बार। हमें निकालना है पहली बार सबसे कब मिलेंगे। हमें क्या निकालना है, पहली बार आपस में कब मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे कई बार, पहली बार मिलेंगे, फिर दूसरी बार भी मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे, ऐसे मिलते चले जाएंगे। हमें निकालना है पहली बार आपस में कब मिलेंगे। और जब पहली बार आपस में मिलेंगे तो सबसे कम टाइम लगेगा। सही बात है, पहली बार अगर आपस में मिलेंगे तो वो सबसे कम टाइम में होगा, और हमें यही निकालना है। यानी हमें सबसे कम टाइम वाला समय निकालना है। और अगर सबसे कम टाइम वाला समय निकालना है मतलब हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। यानी हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 18 का यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहा हूँ। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। और वहीं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो
मैं कह सकता हूँ 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें मिला 2 इंटू थ्री इंटू थ्री। 12 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिला 2 इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त 2 आया है और 3 आया है, दो ही नंबर्स आए हैं। यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। अब मैं देखूंगा सबसे ज्यादा बार 2 कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे 2 एक बार आया है, यहाँ पे 2 दो बार आया है, तो 2 बार मैं 2 लिख दूंगा। फिर मैं देखूंगा 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है, 3 यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे एक बार आया है, तो 3 को मैं 2 बार लिख दूंगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 36। तो 36 मिनट के बाद रवीश और प्रिया आपस में मिलेंगे। कितने देर के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। कई बार, पहली बार मिलेंगे, दूसरी बार मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे, चौथी बार मिलेंगे, एंड सो ऑन। पहली बार लेकिन 36 मिनट के बाद मिलेंगे, दूसरी बार 72 मिनट के बाद, तीसरी बार 108 मिनट के बाद, और चौथी बार 144 मिनट के बाद मिलेंगे। 36 का मल्टीपल 36 टू ज़ार 72, 3 ज़ा में 108 आ जाएगा, 4 बार में 144 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहीं लोवेस्ट और हाईएस्ट मेंशन नहीं था, फिर भी हम लोगों ने एलसीएम क्यों निकाला वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दोनों अगर एक ही पॉइंट पर, एक ही टाइम पर, अगर एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेंगे और अगर लगातार दौड़ते रहे, मिलेंगे तो कई बार। हमें निकालना था पहली बार आपस में कब मिलेंगे। तो जब भी पहली बार मिलेंगे सबसे कम टाइम लगेगा, दूसरी बार में तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा, तीसरी बार में तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहली बार जब मिलेंगे तो आपस में सबसे कम टाइम लगेगा, और अगर सबसे कम टाइम लगेगा तो यानी हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में लोवेस्ट आता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर टू सेक्शंस। एक स्कूल है उसमें दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सपोज करिए ये एक स्कूल है, इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेक्शन ए, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेक्शन बी। कह रहा है 32 बच्चे हैं सेक्शन ए में, यहीं पे मैं 32 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और 36 बच्चे हैं सेक्शन बी में, तो यहाँ पे मैं 36 लिख दे रहा हूँ। तो सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, 32 स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमें निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। यार आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, बस हो गया काम। क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ, और अगर मिनिमम बोल रहा है तो यानी हमें एलसीएम निकालना होगा इन दोनों का, खत्म काम। तो हमें सबसे पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। इतना तो पता चल गया ना एलसीएम निकालना है, तब क्या टेंशन। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 से ये 16 बार में कटेगा, 2 से ये 8 बार में कटेगा, 2 से ये 4 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 2 बार में कटेगा, फिर 2 से ये फिर दो एक बार में कट जाएगा, खत्म। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 से 18 बार में कटेगा, 2 से 9 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, फिर 3 से 1 बार में कटेगा। ठीक है, तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। वहीं 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक है, और हमें निकालना है एलसीएम। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालते वक्त हम क्या ध्यान देते हैं, कौन कौन से नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। तो 2 आया है और 3 आया है, दो ही नंबर्स आए हैं। 2 आया है और 3 आया है, तो मैं देखूंगा सबसे ज्यादा बार 2 कहाँ पे आया है, सबसे ज्यादा बार 2 यहाँ पे आया है। कितनी बार आया है, 5 बार आया है, 5 बार 2 लिख लीजिए, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। फिर मैं देखूंगा सबसे ज्यादा बार 3 कहाँ पे आया है, तो 3 सबसे ज्यादा बार यहाँ पे आया है 2 बार, तो मैं 2 बार 3 लिख दूंगा, 3 इंटू थ्री। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा हमारा आंसर आ जाएगा 288। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इतने बुक्स चाहिए होंगे दोनों सेक्शन में बांटने के लिए। ठीक है, काम खत्म। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। 3 लोग हैं, सुबह टहलने जा रहे हैं, एक का 40 सेंटीमीटर फुट स्टेप है, एक का 42 सेंटीमीटर और एक का 45 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। अब आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में बोल दिया ना मिनिमम डिस्टेंस, मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है।
काम खत्म। तो हम लोग सबसे पहले 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, निकालना क्या है, एलसीएम याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा 20 बार में, फिर 2 से मैं डिवाइड करूंगा 10 बार में, फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 5 बार में, फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा 1 बार में। अब मैं 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूंगा। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा 21 बार में, फिर 7 से होगा 3 बार में, फिर 3 से होगा 1 बार में। अब मैं 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। सबसे पहले ये डिवाइड होगा 5 से 9 बार में, फिर ये डिवाइड होगा 3 से 3 बार में, फिर ये डिवाइड होगा 3 से 1 बार में। क्लियर है। 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 इंटू 7 इंटू 3। 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालते वक्त हम लोग देखते हैं कौन कौन से नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। 2 आया है, 5 आया है, 7 आया है और 3 आया है ना, यही नंबर्स आए हैं। 2 आया है, 5 आया है, 7 आया है और 3 आया है। सबसे ज़्यादा बार 2 कहाँ पे आया है, यहाँ पे 3 बार मैं 2 लिख दूंगा। सबसे ज़्यादा बार 5 कहाँ पे आया है, यहाँ पे एक ही बार आया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही बार आया है और यहाँ पे भी एक ही बार आया है, तो कोई सा भी वाला आप लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला लिख दे रहा हूँ इंटू 5। सबसे ज़्यादा बार 7 कहाँ पे आया है, 7 एक ही बार आया है यहाँ पे, तो इंटू 7 लिख दिए। सबसे ज़्यादा बार 3 कहाँ पे आया है, 3 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया 2 बार, इंटू 2 बार 3 लिख दीजिए और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2520 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा होगा, है ना, लेकिन फर्क है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में था लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड दीज थ्री, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। लेकिन इस बार क्या पूछा है, इस बार पूछा है सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहां पे आपको एक सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको 35 भी डिवाइड कर दे, 56 भी डिवाइड कर दे, 91 भी डिवाइड कर दे, और डिवाइड करते वक्त 7 रिमाइंडर भी बच जाए। यानी जब आप इस नंबर को 35 से डिवाइड करें 7 रिमाइंडर बच जाना चाहिए, जब आप इस नंबर को 56 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर बच जाना चाहिए, और जब आप इस नंबर को 91 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर बच जाना चाहिए। अब देखिए इतना तो पता चल गया होगा, अगर स्मॉलेस्ट बोला है तो एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम निकाल लूंगा। क्लियर है, एलसीएम निकालूंगा। अब आप लोग कहेंगे कि क्योंकि 7 रिमाइंडर बच रहा है तो 7 इसमें माइनस कर दें, 7 इसमें माइनस कर दें, 7 इसमें माइनस कर दें, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्यों है बताता हूँ। पिछली बार यानी फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो नंबर था वो इन तीनों को डिवाइड कर रहा था। इस बार इस क्वेश्चन में ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। हम लोग इन तीनों नंबर का एलसीएम सबसे पहली बार निकालेंगे। ठीक है, तो 35 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 5 7 जा 7 1 जा, फिर 56 का ये पहले 2 से डिवाइड होगा 28 बार में, 7 से डिवाइड होगा 4 बार में, 2 से डिवाइड होगा 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 बार में। फिर 91 का कर लेंगे, 91 सीधे 7 से डिवाइड होगा 13 बार में, 13 से डिवाइड होगा 1 बार में। 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 5 इंटू 7। 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला, 7 इंटू 13। ठीक है, हमें निकालना है एलसीएम। क्यों निकालना है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे मेंशन है स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। तो एलसीएम निकालते वक्त देखेंगे कौन कौन से नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त। 5 आया है, 7 आया है, 2 आया है, 13 आया है। कौन कौन से नंबर्स आए हैं, 5 7 2 और 13। सबसे ज़्यादा बार 5 कहाँ पे आया है, यहाँ पे एक बार मैं 5 लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय। सबसे ज़्यादा बार 7 कहाँ पे आया है, तो 7 एक बार यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी एक बार आया है, यहाँ पे भी एक बार आया है। तो कोई सा भी एक बार वाला आप लिख दीजिए, मैं यहाँ वाला लिख रहा हूँ इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई। सबसे ज़्यादा बार 2 कहाँ पे आया है,
2 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया 3 बार, 3 बार 2 लिख दीजिए। अब सबसे ज़्यादा बार 13 कहाँ पे आया, 13 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आया, तो एक बार 13 लिख दीजिए और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 3640। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा आंसर क्या है 3640। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3640। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 35 जो है इस नंबर को डिवाइड कर देगा, 56 जो है इस नंबर को डिवाइड कर देगा, 91 जो है वो इस नंबर को डिवाइड कर देगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड ना हो, 7 रिमाइंडर छोड़ दे। तो अगर इस नंबर में 7 जोड़ दिया जाए, अगर मैं एलसीएम में आंसर लिखने के लिए, अगर मैं एलसीएम में यानी 3640 में अगर मैं 7 जोड़ दूं, ये 3647 हो जाएगा। आप ही सोचिए, ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा था, लेकिन अगर इसी नंबर में मैं 7 जोड़ दूंगा, अब ये जो नंबर है वो इस नंबर को डिवाइड तो करेगा लेकिन 7 रिमाइंडर बच जाएगा। करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार 56 जो है इसको डिवाइड कर देता, इसको डिवाइड कर देता, लेकिन जैसे ही आपने 7 जोड़ दिया रिमाइंडर 7 बच जाएगा। 91 इस नंबर को डिवाइड कर देता, लेकिन इसको डिवाइड करते वक्त 7 रिमाइंडर छोड़ देता। तो फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और इस क्वेश्चन में बोला है सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मैंने तुरंत एलसीएम निकाला। जैसे मैंने एलसीएम निकाला, इसका मतलब ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड करने नहीं चाहिए थे। डिवाइड क्यों नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि 7 रिमाइंडर बचना चाहिए था। जब ये तीनों डिवाइड करें तो इसके अंदर 7 रिमाइंडर बचना चाहिए था, लेकिन अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ये तीनों के तीनों नंबर इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसी नंबर में 7 जोड़ दिया जाए, अब बेचारे ये तीनों जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि आपने इस नंबर में यानी एलसीएम में 7 जोड़ दिया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। टोटल मैंने 5 वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। तीसरे वीडियो में हम लोग बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपकी प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा ना कि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा ना, आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। बस मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, अभी जो मैंने ये 5 क्वेश्चंस करवाए ना वर्ड प्रॉब्लम वाले, इनकी सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स की, और किसी भी की नहीं। सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स की आप 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर देख लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज से अगर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना, आप 100% करके आ जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।